हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमित सिंह। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, मींस आज से स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम देख चुके हैं सेल के बारे में, सेल थ्योरी एंड देन प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि हम लगभग 3 पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल को विद ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले कुछ यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्लाइड में कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के। देन एनिमल सेल, प्लांट सेल जो है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर्स वेरी करते हैं दोनों सेल्स में। एंड देन फिर वन बाई वन उसमें, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कशन करते हुए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं वो क्या क्या इंक्लूड करती हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसमें हम प्रोटिस्टा की स्टडी करते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं एंड फंजाई की स्टडी करते हैं। ये सारे के सारे यूकैरियोट सेल्स जो हैं वो इंक्लूड करती हैं इन सबको। इसमें ये हो सकता है कि यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं और बाकी सब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर में आते हैं। अब जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक सेल की जब स्टडी की थी तो वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती अराउंड न्यूक्लियस, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप के साथ में। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो यूनिसेल्यूलर होती हैं, जिसमें हम बैक्टीरिया की मेनली स्टडी करते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो उनमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक यूकैरियोटिक सेल है और जिस तरीके से इसमें वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन के साथ में सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, उस तरीके के कोई भी स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। सो यूकैरियोट्स में जब वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं तो उन ऑर्गेनेलीज की प्रेजेंस की वजह से जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, सो इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, उसके बाद सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही कॉन्टिन्यू बेसिस पर यहाँ पर इस तरीके से क्या कहते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा जाता है और गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स प्रेजेंट हैं, वैक्यूल्स प्रेजेंट है। सो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है इसकी वजह से ये जो सेल का साइटोप्लाज्म है इसमें क्या हो जाता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन, बंटवारा हो जाता है किसका, साइटोप्लाज्म का। सो ये वाला पॉइंट इस तरीके से हो जाता है हमारा कवर। उसके बाद हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवलप के साथ में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है या फिर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जा रहा था। ठीक है, ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूकैरियोटिक सेल के। अब हम क्या करते हैं कि यूकैरियोट्स जो है उसमें हम प्लांट की स्टडी भी करते हैं, प्लांट सेल के बारे में, और एनिमल सेल जो है उसके बारे में भी करते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये है हमारा एनिमल सेल का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एनिमल सेल जो है इसमें ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट हैं जो कि मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, सेंट्रियोल, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये था एनिमल सेल।
उसके बाद ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ये रिप्रेजेंट करती है प्लांट सेल को। अगर हम इसमें देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, गोल्जी अपरेटस, न्यूक्लियर एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल, मिडिल लैमेला, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, पैरोक्सिसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्लाज्मोडेस्माटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं दोनों सेल्स में। लेकिन अगर यदि हम इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो अगर देखा जाए, जब हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में, तो एनिमल सेल्स जो हैं उनमें सेंट्रियोल पाया जाता है। ये क्या करता है, सेल डिवीजन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है। उसके बाद एनिमल सेल्स जो हैं उसमें माइक्रोविलाई पाई जाती है जो कि प्लांट सेल्स में नहीं देखी जाती है। एनिमल सेल्स जो हैं उसमें भी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल के केस में वो कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। प्लांट सेल्स जो हैं उसमें क्या है, सेल वॉल पाई जाती है जो कि एनिमल सेल्स जो हैं उनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें वैक्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि लार्ज साइज के होते हैं एज कंपेयर टू एनिमल सेल, और 90% जो सेल वॉल्यूम है, सेल का वॉल्यूम जो है वो वैक्यूल के थ्रू ही ऑक्यूपाइड रहता है। उसके बाद इसमें सेल वॉल जैसे पाई जाती है तो उसकी वजह से मिडिल लैमेला का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। किसमें, प्लांट सेल में मिडिल लैमेला होती है। उसके बाद क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, दो सेल्स जो हैं उनको कनेक्ट कराने का काम करता है। ठीक है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि प्लांट सेल जो है उसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। प्लास्टिड की फॉर्म जो है उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लास्टिड कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि पिगमेंट को कंटेन करता है। इसी की वजह से जो प्लांट में हमें लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होती हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जैसे कि सेंट्रियोल सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। माइक्रोविलाई एनिमल सेल्स में पाई जाती है। वैक्यूल्स जो हैं स्मॉल साइज के पाए जाते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। प्लांट सेल की बात करें तो इसमें सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं लेकिन लार्ज साइज के। मिडिल लैमेला पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है, प्लास्टिड इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये चीज़ें होती हैं, अलग अलग पाई जाती हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के बाद माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम जानते हैं, साइटोप्लाज्म, पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये कॉमन होती हैं जो कि दोनों सेल्स में पाई जाती हैं। आई होप कि ये दोनों का जो डिफ्रेंसिएशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो प्रेजेंट होते दोनों सेल में, और क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, और प्लांट सेल में पाए जाने वाले एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। तो ये था एक ओवरव्यू यूकैरियोटिक सेल का, जिसमें हमने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को एक एग्जाम्पल के बेसिस पे रखा और उसकी स्टडी की। अब हम इसमें ये जो दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो कि कॉमन भी हैं, कुछ डिफर भी कर रहे हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे डिटेल में। सो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन
एंड लिविंग मेम्ब्रेन इन डिफरेंट नामों से भी जानते हैं। सो अगर एग्जाम में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा बायो मेम्ब्रेन या लिविंग मेम्ब्रेन लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात सेल मेम्ब्रेन की ही की जा रही है, ठीक है। अब क्या है कि ये कोई सेल है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ कि ये एक सेल है, तो ये जो सेल की मेम्ब्रेन है इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसकी ये जो वॉल है इस पर क्या होते हैं, कुछ फाइन बहुत ही स्मॉल साइज के पोर्स होते हैं, मीन्स छिद्र प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इन पोर्स के थ्रू कुछ सब्सटेंस जो हैं वो सेल के अंदर एंटर करते हैं आउटर इन्वायरमेंट से, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर से बाहर मूव करते हैं, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज फाइन पोर्स थ्रू विच सब्सटेंस एंटर और लीव द सेल, ठीक है। आउटर मोस्ट इन एनिमल सेल्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों में पाई जाती है, सेल प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल्स की स्टडी अगर की जा रही है तो उसमें आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, लेयर होती है, वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बट अगर यदि प्लांट सेल्स की बात की जा रही है तो उसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है, सेल वॉल, और इसके बाद में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो outermost in animal cells lie next to cell wall in plant cells। प्लांट सेल्स में सेल वॉल के बाद में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The permeability of the cell membrane is selective. It allow only certain substances to pass through while it prevent others। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पर, इस लेयर पर जो फाइन पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बाहर के एनवायरनमेंट से कुछ भी, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन जो है आ रहा है और सेल के अंदर चला जा रहा है, या फिर सेल के अंदर वाला एनवायरनमेंट जो है उससे बाहर निकल जा रहा है। नहीं, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स, सिलेक्टिव आयंस जो हैं वही इसके थ्रू पास हो सकते हैं, और इस बेसिस पे इसको हम नाम देते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। मीन्स कुछ सिलेक्टेड आयंस, मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अब नीट की प्रिपरेशन तो बहुत लाखों में बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या उतने सब बच्चों का एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा? नहीं, कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का होगा। अब वो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स कौन से हो सकते हैं? जो बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉन्टिन्यू बेसिस पर स्टडी कर रहे हैं, मीन्स अपने आप को किसी धोखे में नहीं रख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो हमारा होना ही होना है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। उसमें से जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे वो एक तो कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये नहीं है कि पढ़ रहे हैं, पढ़ने का भी एक तरीका होता है जिसमें वो हार्ड वर्क के साथ साथ में एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स की पॉसिबिलिटी है कि एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन होना तय है। तो ये क्या हुए? सिलेक्टेड हुए। तो उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इनर एनवायरनमेंट हो या आउटर एनवायरनमेंट हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वहाँ से कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, कुछ सिलेक्टेड आयंस जो हैं उनको अंदर बाहर कराने का काम करती है। बाकी अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी एंट्री और एग्जिट को वो प्रिवेंट, स्टॉप करने का भी काम करती है। सो इसी कैरेक्टर के बेसिस पे हम सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस कॉन्सेप्ट को सेल मेम्ब्रेन की सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी के बेसिस पे ये भी ध्यान में रखते हुए नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें कि हम उन सेलेक्टेड स्टूडेंट्स में से वन ऑफ द स्टूडेंट हैं जिसका नीट में सिलेक्शन होना है। उसके साथ क्या करना है? कंटिन्यू बेसिस पर स्टडी करनी है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी प्रिपरेशन जो है उसको करना है, और अपने आप को किसी भ्रम में या किसी धोखे में नहीं रखना है कि हम पढ़ तो रहे हैं
तो पर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन के कुछ कैरेक्टर्स की बात। अब हम इसमें स्ट्रक्चर बेसिस पे अगर इसका देखें, स्ट्रक्चरल बेसिस पे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर सेल को, चाहे वो एनिमल सेल हो सकती है या फिर प्लांट सेल। ठीक है, उसमें ये क्या है, ये लेयरिंग जो है, ये जो आउटर लेयर है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है, इसके अंदर में न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। उस पर हमें फोकस नहीं करना है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने मेम्ब्रेन जो है उसका कुछ पार्ट कट किया और उसको इनलार्ज बेसिस पे देखा, तो इसमें हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो शो हुआ। अब इसमें क्या है कि इस तरीके के लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 2 लेयर प्रेजेंट है लिपिड मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, इस तरीके से 2 लेयर प्रेजेंट होने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको हम लिपिड बाय लेयर के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे लिपिड मॉलिक्यूल्स की। ये क्या है, ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स की इस तरीके से लेयर प्रेजेंट होती है, तो इस लेयर में कुछ प्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर में प्रेजेंट होती हैं, कुछ प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पर इसके आउटर सरफेस पेरीफेरी पर प्रेजेंट होती हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो प्रोटीन पेरीफेरी पे, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगी, उसको हम पेरीफेरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और जो प्रोटीन मेम्ब्रेन के, ये जो लिपिड की जो 2 लेयर हैं इसके बीच में एम्बेडेड होगा, धंसा हुआ होगा, उस प्रोटीन को, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें देख सकते हैं कि ये जो है ये एक लेयर है लिपिड की, एक ये लिपिड लेयर है। सो 2 लेयर्स हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाय लेयर होती है, लिपिड बाय लेयर कहलाती है। इसकी पेरीफेरी पर, आउटर सरफेस पर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनको हम पेरीफेरल प्रोटीन, पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और जो लिपिड बाय लेयर, लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो धंसी हुई होगी, एम्बेडेड जो होगी प्रोटीन, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो, उसमें 2 लेयर पाई जाती हैं लिपिड मॉलिक्यूल्स की, जिस बेसिस पे इसको हम लिपिड बाई लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो लिपिड बाई लेयर है इसमें कुछ प्रोटीन्स आउटर सरफेस पे पाई जाएंगी, जिसको हम आउटर सरफेस पे पाई जाने वाली प्रोटीन्स को पेरीफेरल प्रोटीन के नाम से जान रहे हैं, और जो इनर सरफेस पे मीन्स अंदर में धसी हुई होगी उस प्रोटीन को हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये हुआ। अब हम एक इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें, एक इस लिपिड मॉलिक्यूल की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि एक हेड रीजन होता है, ये जो राउंड शेप में है, और ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं टेल पार्ट। ठीक है, लिपिड मॉलिक्यूल्स जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, हेड पार्ट एंड टेल पार्ट। ठीक, अब ये जो हेड पार्ट है और जो टेल पार्ट है, इन दोनों का नेचर भी अलग होता है। एक हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और एक हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। अब हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ पर हमने ये लिपिड जो मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, ये हो गया हमारा हेड पार्ट और ये हो गया हमारा टेल पार्ट। इसमें ये जो हेड पार्ट होता है ये कैसा होता है, ये हाइड्रो से समझ में आता है वाटर। ठीक है, फिलिक मीन्स किसी चीज़ के लिए लविंग नेचर शो करना।
ठीक है। सो फिलिक मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ के लिए अपना नेचर शो करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी स्टूडेंट को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को नूडल्स पसंद है, किसी को मैगी पसंद है, जैसे कि मुझे मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन मुझे नूडल्स बहुत पसंद है। तो उसी तरीके से ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है इसका जो हेड रीज़न है, इसको पानी बहुत पसंद है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स लविंग। सो ये क्या होता है, कैसे नेचर का होता है, वाटर लविंग नेचर का होता है। कौन, लिपिड मॉलिक्यूल का हेड रीजन, ठीक है। इसको हम जानते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है हेड रीजन, जिसको हम पोलर हेड के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज पोलर जो है वो यूज़ किया जाता है उन सब्सटेंस, उस चीज़ के लिए जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। आई होप कि लिपिड मॉलिक्यूल के हेड रीजन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम अगर यदि इस टेल पार्ट की बात करें तो ये क्या है, फोबिक नेचर का होता है, किसी चीज़ से फोबिया, डर जो होता है, ठीक है। तो हाइड्रो तो सेम रहेगा, हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन्स फोबिया किसी चीज़ के लिए। सो इसको पानी से बहुत डर लगता है, पानी से हेट करता है। जैसे कि ठंड के टाइम में, अब जब ठंडी आ रही है तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहाने का मन नहीं करता है या पानी को देखकर ही ठंड लगने लगती है ज़्यादा। सो ये जो टेल रीज़न है लिपिड मॉलिक्यूल की, वो भी ऐसे ही है कि इसको पानी से डर लगता है, फोबिया होता है। सो वाटर हेटर होता है ये कौन, लिपिड मॉलिक्यूल का जो टेल रीजन है वो। इस बेसिस पे इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक नेचर होता है टेल रीजन का, जिसको हम नॉन पोलर टेल के नाम से भी जानते हैं। ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में स्ट्रक्चर बेसिस पे उसका डिस्क्रिप्शन। सो इसमें हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की 2 लेयर की बनी होती है, उस बेसिस पर इसको हम लिपिड बाइलेयर के नाम से जानते हैं। इसमें 2 टाइप की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, एक ऐसी प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन में धसी हुई होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, उसको हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। और एक ऐसी प्रोटीन होती है जो लिपिड की लेयर है उसके आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होती है, उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। और सिर्फ एक पर्टिकुलर एक लिपिड मॉलिक्यूल की बात की जाए तो उसमें 2 रीजन होते हैं। एक हाइड्रोफिलिक हेड रीजन होता है जिसको हम पोलर हेड के नाम से जानते हैं, वाटर लविंग नेचर होता है इसका। और एक ऐसा रीजन होता है जिसको हाइड्रोफोबिक के नाम से जानते हैं, वाटर हेटर होता है वो, जिसको हम नॉन पोलर टेल के नाम से जानते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अगर इसके बाद भी कोई इसमें डाउट रहता है तो उसके लिए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि ये चीज़ मैम हमें समझ नहीं आई है, तो इसको आप एक बार थोड़ा सा हमें समझा दें। और समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आने पर क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि उन लोगों को भी नीट एग्जाम के लिए इससे हेल्प मिल सके, ठीक है। उसके बाद अब कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। जैसे कि अभी हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बेसिस पे देखा, तो वहां पर हमने देखा कि लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जिसकी 2 लेयर है, और उसके बाद उसमें 2 टाइप की प्रोटीन्स भी पाई जा रही हैं। तो कहते हैं कि जो लिपिड बाइलेयर है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मेनली लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है। और जब इन दोनों की बनी हुई होती है तो इसको एक पर्टिकुलर नाम से हम जानते हैं, लिपोप्रोटीन। लिपो यूज किया गया है लिपिड के लिए, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। सो सेल मेम्ब्रेन क्या है, मेनली लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती है। The major lipids are phospholipids that are arranged in a bilayer। जैसा कि मैंने अभी बोला कि जो लिपिड्स हैं उसकी 2 लेयर पाई जाती है और उस बेसिस पर इसको हम बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो लिपिड्स हैं इसके भी टाइप होते हैं, तो उसमें से भी मेजर जो लिपिड पाया जाता है वो कौन सी फॉर्म का पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फेट ग्रुप के साथ में लिपिड जो है वो पाया जाता है। The lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tail towards the inner side। जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा कि ये पोलर हेड था, ये हाइड्रोफोबिक टेल थी। तो इसका
ओरिएंटेशन बताया कि ये जो पोलर हेड है वो आउटर साइड की तरफ प्रेजेंट होता है और ये जो टेल है वो इनर साइड की तरफ प्रेजेंट होती है। इसका वाटर लविंग नेचर होता है हेड का, और टेल जो है वो वाटर हेटर होती है, इसीलिए जो हेड रीजन है उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, टेल जो होती है उसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। अब इन दोनों को मिलाकर भी एक टर्म दिया जाता है एम्फीपैथिक इन नेचर, ठीक है। अभी अगर यदि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो लेक्चर्स 3 लेक्चर्स गए हैं उसमें अगर यदि फ्लैजेला वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा तो फ्लैजेला का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पर हमने एक एम्फीट्राइकस तरीके का स्ट्रक्चर देखा था। एम्फी मीन्स क्या होता है, बोथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एम्फी से क्या समझ में आ रहा है, बोथ मीन्स कि ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है इसका दोनों तरीके का नेचर होता है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। सो इस बेसिस पर इन दोनों टर्म को एक टर्म में हम एम्फीपैथिक इन नेचर के नाम से जानते हैं। सो जो लिपिड मॉलिक्यूल का नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो कैसा होता है, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक कहने का मतलब कि हाइड्रोफिलिक है पोलर हेड एंड हाइड्रोफोबिक है टेल वाला रीजन, ठीक। उसके बाद इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जा रही है इसमें लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, ठीक है। लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में है, इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी पाया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रोटीन लिपिड के अलावा कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो possesses प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं जिसको हम शुगर, मोइटीज, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड इसके नाम से जानते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। सो वन शॉर्ट अगर बात की जाए तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई है जिसके साथ साथ उसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। प्रोटीन्स के अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम शुगर मोइटीज के नाम से जानते हैं, ये चीज़ भी किसमें, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, ठीक है। और लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो एम्फीपैथिक नेचर का होता है, ठीक। उसके बाद अगर यदि हम और कैरेक्टर्स की बात करें तो द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। अब हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसमें प्रोटीन्स भी पाई जा रही हैं, लिपिड्स भी पाई जा रहे हैं। तो ये जो प्रोटीन एंड लिपिड जो है इसका रेशियो क्या होता है, कितने % प्रोटीन प्रेजेंट है और कितने % जो है लिपिड्स प्रेजेंट हैं। तो ये क्या है, प्रोटीन एंड लिपिड का जो रेशियो है वो वेरी करता है डिफरेंट सेल टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे कि एनिमल सेल का यहाँ पर हम पर्टिकुलरली एग्जांपल देखेंगे, उसमें भी ह्यूमन बींग्स का, लेकिन प्लांट सेल्स में ये वेरी करेगा, ठीक। सो लिपिड एंड प्रोटीन का जो रेशियो है वो सेल टू सेल वेरी करता है। तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो एनिमल सेल में ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लिया है। सो इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ इराइथ्रोसाइट्स, इराइथ्रोसाइट्स कहने का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो है उसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं और रेड ब्लड सेल्स शॉर्ट में आरबीसी के नाम से जानते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स में जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन एंड लिपिड का क्या कंसंट्रेशन है, क्या रेशियो है, वो उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिया है। तो अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है एंड 40% अप्रॉक्स 40% क्या है, लिपिड कंटेंट पाया जाता है इन इरेथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ये रेशियो पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन एंड लिपिड्स का। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। जो मैंने उस स्ट्रक्चर में उस पर्टिकुलर स्लाइड में डिस्कस किया था वो सारा का सारा यहाँ पर रिटन फॉर्म में है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये है कि जब कोई भी स्टूडेंट अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करता है, करने भी चाहिए, उससे क्या है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो अच्छी रहती है और चीज़ें हमारे माइंड में
फिट होती हैं, तो जब हम बहुत टाइम ड्यूरेशन के बाद उस चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो वो चीज़ हमें स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्शन मिलता है उसका थोड़ा बहुत। तो इसीलिए अपने हैंड रिटन नोट्स भी प्रिपेयर करने चाहिए। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो 2 तरीके की हैं, जैसा कि मैंने भी बताया कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड होती हैं, और लिपिड बाइलेयर के आउटर सरफेस पे जो प्रेजेंट होती हैं, पेरीफेरी पे जो प्रेजेंट होती है, उनको हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। अब पेरिफेरल, इसमें इनकी लोकेशन के बारे में बताया। सो पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाई जाती हैं, वाइल जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो पार्शियली और टोटली बरीड इन दी मेम्ब्रेन, या तो ये कंप्लीटली या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के साथ साथ मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं। लिपिड बाइलेयर जो है उसके बीचों बीच में इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, जो कि हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर देख चुके हैं। ये थे सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल मेम्ब्रेन में जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, क्या रेशियो है प्रोटीन लिपिड का। अब लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो एम्फीपैथिक नेचर का होता है। सो ये सारी की सारी डिटेल में डिस्कशन था। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन, कुछ भी किसी भी नाम से जान लो। सो इतना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हर एक पॉइंट अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रख रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सो आगे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसी के साथ साथ कंटिन्यू रहेगा। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो इसको देखें, इसमें जो भी पॉइंट है उनको समझें। नहीं भी समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, कंसंट्रेशन मोड में देखें। ये नहीं है कि चला के बैठ जाना है तो उससे कुछ नहीं पल्ले पड़ना है, बिकॉज एग्ज़ाम का टाइम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जब हम प्रिपरेशन करने बैठते हैं तो ये टाइम भी बहुत कम लगता है। इसीलिए कंटिन्यू बेसिस पर बहुत अच्छे से स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ हमें अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।